अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ दैट डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। सो विद दिस थॉट आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल डेली करंट अफेयर बाय द स्टैटिक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है जो कि बेहद आएगा, सो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, एट द सेम टाइम आई request all of you to please do share this video among your friends, family members and all other aspirants who are preparing for competitive exams. Okay, so let's move on to the important news analysis without wasting the time. The very first important news from the Business Standard that आप सबने ये न्यूज सुना होगा, अगर अभी तक नहीं सुना है तो सुन लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज है दैट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली साइन की है एक पैक्ट, एक एग्रीमेंट। बायलैटरल ट्रेड बूस्ट होने वाला है। कब तक? 5 सालों में ये बूम आपको देखने को मिलेगा। 45 बिलियन तक आपको बूम देखने को मिलेगा। ठीक है, 45 बिलियन यूएस बिलियन डॉलर का आपको बूम देखने को मिलेगा। और अभी मैं आपको बता दूं तो 20 to 25 बिलियन है ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, लेकिन इनका अपकमिंग ईयर 2027 में आप 2027 और 2028 में आपको देखने को मिलेगा कि इट विल गोज अप टू 45 एंड अबव। ठीक है, 45 बिलियन डॉलर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ओके, और इसको एक बहुत ही हिस्टोरिक एग्रीमेंट कहा जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो ये कल के न्यूज़पेपर में भी ये आर्टिकल आया था, आप देख सकते हैं। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया डील्स सेक टू डबल बायलैटरल ट्रेड इन नेक्स्ट 5 ईयर। ओके, बहुत ही सिग्निफिकेंट ये पैक्ट है। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिएगा, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में बोलिएगा तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। फ्री ट्रेड एफटी आपको सबने सुना होगा। और अगर आपको ऐसे एक लैंग्वेज में याद करना है तो आप लिख लीजिए इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। यहां पर ये लिखा हुआ है, सी इट इज रिटन ओवर हियर। ओके, इट वाज साइंड ऑन सैटरडे इन द प्रेजेंस ऑफ नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी गुड्स को एक्सेस मिलने वाला है इन द इंडियन मार्केट्स एंड एज वेल एज इन द ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स। ओके, हमारी कुछ चीजों को वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाएगा और कम टैरिफ के साथ। उनकी कुछ चीजों को हमारे यहाँ पर इंपोर्ट किया जाएगा बहुत कम टैरिफ के साथ। ठीक है, सो वो जो चीजें हैं वो सब लिख लीजिए। ऑस्ट्रेलियन कोल्स, मिनरल ऑयल्स, ओर्स, वाइन्स टू गेट इजियर एंट्री। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो कोल है, मिनरल ओर्स है, वाइन्स है, उनको बहुत ही ज्यादा इजियर एंट्री मिलेगी इंडिया में और बहुत ही कम टैरिफ के साथ, ना के बराबर टैरिफ लगाई जाएगी सो दैट ये हमारी कंट्री में बहुत ही इजिली अवेलेबल हो जाए टू ऑल द Indian citizens. Okay, labor intensive Indian sectors such as textile, gems, jewelries, leather, food, farms, produce and automobiles to be benefits. Okay, so these are the things. आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि आप लिख लीजिए ये सब कि ऑस्ट्रेलियन की जो गवर्नमेंट है वो ये भी चाहती थी कि उनका जो डेयरी प्रोडक्ट है वो इंडिया में उनको दिया जाए, उनको इंडिया में एक तरीके का एंट्री दिया जाए। लेकिन हमारे ज्यादा फार्मर को ना लॉस देते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला लिया है कि हमारा जो डेयरी प्रोडक्ट है ये हम अपना चलाएंगे। ठीक है, अभी के लिए हम इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं। ये इस टाइप का उनका डिसीजन लिया गया है ताकि हमारा जो डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है, अमूल जो चलता है बहुत फेमस, वो हमारी कंट्री वो चलता रहेगा। ऑस्ट्रेलिया चाहती है कि वो हमारी कंट्री में डेयरी प्रोडक्ट्स को भी एक्सेस लेना चाहती है, बट अभी के लिए इस एग्रीमेंट में अभी के लिए ये इतना ही। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि 96% जो इंडियन का जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होगा कहां पर? ये जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। और उनको बहुत ही ईजी, जैसे लेदर हो गया, ठीक है, आपको कॉटन मिल गया, फार्म्स प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, आपको जेम्स हो गया, ज्वेलरीज हो गया, ये सारी जाएंगे कहां पर? अब जाकर आपको देखने को मिलेगी कहां जाएंगी? ये ऑस्ट्रेलियन कंट्री में जाएंगी और इनके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। तो ये इजिली अवेलेबल होगा इन द ऑस्ट्रेलियन कंट्री। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद रखना, दीज थिंग्स यू मस्ट कीप इन द माइंड। ओके, और ये सिग्निफिकेंट ये इंपैक्ट है क्योंकि मैं आपको बता दें ये इसलिए सिग्निफिकेंट है, इसलिए हिस्टोरिक है क्योंकि पहले भी ऐसा नहीं है कि ये हिस्टोरिक ये एग्रीमेंट इसलिए है कि ये साइन हुआ ऐसा। ठीक है, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एशिया के बाहर, ठीक है, एशिया के बाहर हमने ऐसा पहला ये एग्रीमेंट साइन किया है विथ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्री है और उनके साथ अफ्रीका, एशिया रीजन से बाहर हमने ये एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, इससे पहले भी साइन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये कहां पर? एशिया रीजन तक ही हमने सीमित साइन किया है। लेकिन ये पहला ऐसा एग्रीमेंट जो हमने डेवलप्ड कंट्री के साथ एशिया रीजन से बाहर हमने इसको साइन किया है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? हिस्टोरिक और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पैक्ट कहा जा रहा है फॉर न्यू दिल्ली अमिड्स कैनबेरा टेंशंस विद बीजिंग।
थिंग्स। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे चीजों में आपको बूम देखने को मिलेगा। ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप डील्स विद ऑस्ट्रेलिया, इसमें बहुत आपको ट्रेड से रिलेटेड, ऑफकोर्स ट्रेड में आपको देखने, क्योंकि यहाँ से हम प्रोडक्ट जो एक्सेस करेंगे बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में एक्सेस अभी हमें देखने को मिलेगा। ओके, सो दीज थिंग्स आर यू शुड कीप इन योर माइंड। ओके, सो ये पहले इंपॉर्टेंट ये न्यूज थी, आपको याद रखनी है, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ है और आपको ये 3 से 4 महीने में आपको इफेक्टिव देखने को मिलेगा, 3 से 4 महीने में इफेक्टिव देखने को मिलेगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट प्राइम मिनिस्टर देबुआ शेर बहादुर देबुआ सीक मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इंडिया नेपाल डिस्प्यूट। ठीक है, इंडिया नेपाल का आप सबको पता है डिस्प्यूट क्या है, क्या रहता है, लिख लीजिए, काला पानी। ठीक है, काला पानी का डिस्प्यूट इंडिया और नेपाल के बीच में हमेशा से रहा है और इसको एक रिजॉल्व करने की बात किया जा रहा है। ठीक है, इसको रिजॉल्व करने की बात किया जा रहा है किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेर बहादुर देबुआ, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच में ये बात हुई कि वी नीड टू मेक सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म टू रिजॉल्व द इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट्स। ठीक है, जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उनको एक मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व किया जाए। ओके, आप हिंदी में देख सकते हैं, पीएम मोदी से मिले नेपाल के प्रधानमंत्री, दोनों देशों के रिश्तों को लेकर हुई बातचीत। ठीक है, अब रिश्तों का मतलब हो गया बायलैटरल टॉक्स। ठीक है, बायलैटरल रिलेशंस को लेकर हुई बातचीत। ओके, और इसमें मैं आपको बता दूं कि पहले क्या हुआ था 2007-8 के टाइम पे, उससे भी पहले ये क्या था, एक हिंदू स्टेट था। ठीक है, नेपाल क्या था, एक हिंदू स्टेट था। ठीक है, लेकिन 2007 और 8 के बाद क्या हुआ कि ये उसके बाद ये इंडिपेंडेंस हो गया और हमारे से ये अलग हो गया। लेकिन अभी क्या चाहते हैं, अभी चाहते हैं कि ये एक फिर से धीरे धीरे क्या हो सकते हैं कि ये इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हिंदू। ठीक है, ये वापस से हिंदू में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो ये हो सकते हैं। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिटीजंस। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो नेपाल की जो पॉपुलेशन है उसमें टोटल हिंदुइज्म कितने हैं। ठीक है, 78 to 80% लोग वहां पर हिंदुइज्म है, दे फॉलो हिंदुइज्म। ठीक है, सो लोग भी चाहते हैं कि एक्चुअली वी शुड बी कन्वर्टेड इनटू हिंदू स्टेट। ठीक है, हिंदू स्टेट में हमें इंडिया के साथ मर्ज हो जाना चाहिए। तो इस टाइप के कुछ स्टेटमेंट भी यहाँ पर निकली है, इस मीटिंग में यहाँ पर सामने आई है। ठीक है, इन बिसाइड्स दिस, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर बात किया गया है। ठीक है, इनकी मीटिंग थी ये बहुत अमेजिंग इसलिए थी क्योंकि ये डायरेक्ट जब आए एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट से डायरेक्ट ये कहाँ चले गए, बीजेपी की ऑफिस में चले गए। ठीक है, वहां पर बैठ के बहुत सारी मीटिंग किया, इन्होंने बातचीत किया, और आफ्टर द मीटिंग देबुआ एंड मोदी जी जॉइंटली फ्लैग्ड ऑफ नेपाल ओनली रेलवे लिंक बिटवीन जनकपुर इन नेपाल एंड द बॉर्डर टाउन ऑफ ज्ञाननगर। ठीक है, जयनगर इन इंडिया। ठीक है, जनकपुर नेपाल और जयनगर इन इंडिया की जो बॉर्डर टाउन है, यहाँ पर एक रेलवे लिंक है, इनको फ्लैग्ड ऑफ दिया है। ठीक है, और 35 किलोमीटर रेलवे वाज रिकंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया, जो कि इंडिया के द्वारा रिकंस्ट्रक्टेड किया गया था एज अ ग्रांट के तौर पे। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था, इट वाज बिल्ट बाय कॉलोनियल ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, उस टाइम पे कॉलोनियल ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उस टाइम पे ये बनाया गया था, टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स फ्रॉम नेपाल। ठीक है, नेपाल से लॉग्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस टाइम ये बनाया गया था। ओके, सो इनको ये अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया, फ्लैग्ड ऑफ किया इसको मीटिंग के बाद। ओके, सो आपको याद रखना कुछ इस टाइप की मीटिंग्स अभी रिसेंटली हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी मीटिंग्स, आपको याद रखनी है। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमारे पास, वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट विच इंडियन सिटी हैज बीन रैंक्ड सेकंड मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी ग्लोबली एज पर यूनाइटेड इन्वायरमेंटल रिपोर्ट, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट। ठीक है, 2022। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की एक एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट रिलीज की गई है। किसने रिलीज किया है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम में एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम क्या है, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। उसी के आधार पर आपको बताना है कि किस इंडियन किस इंडियन सिटी को रैंक किया गया है सेकेंड मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी। Okay, these are the option in front of you. A, Mumbai, B, Moradabad, C, Kanpur, and D, Patna. Okay, I'm going to give the answer. B will be the answer of this question. Moradabad को डिक्लेयर किया गया है as a second most noise polluted city globally. ठीक है, आप पहले लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है किसकी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की ये रिपोर्ट है। क्या कौन सी रिपोर्ट है, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। किसने पब्लिश किया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने इसको पब्लिश किया, जिसने बताया है कि उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद सिटी
सिटी है, इसमें सबसे ज्यादा आपको नॉइस पॉल्यूटेड सिटी है। ये क्या है? सेकंड मोस्ट नॉइस पॉल्यूटेड सिटी है। तो आप बोलेगा सर फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है ढाका में, ठीक है, फर्स्ट है ढाका में, ठीक है। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश, आप सबको पता है। ढाका टॉप द लिस्ट ऑफ 61 सिटीज अराउंड द वर्ल्ड विच इंक्लूड 5 इंडियन सिटीज, ठीक है, जिसमें से 5 इंडियन सिटीज भी है। ओके, द एरिया रिकॉर्डेड नॉइस पॉल्यूशन ऑफ 114 डेसिबल्स एट इट्स हाईएस्ट डेसिबल इन 2021, ठीक है। जो मुरादाबाद में जो सेकंड नॉइस पॉल्यूटेड सिटी है, उसका क्या रीजन है कि 114 डेसिबल्स आपको यहाँ पर नॉइस पॉल्यूशन देखने को मिलेगा 2021 में। ओके, सो ये इसलिए सेकंड मोस्ट नॉइस पॉल्यूटेड सिटी बन गया और ढाका ने इस लिस्ट को टॉप किया है विद 61 सिटीज इंक्लूडिंग 5 इंडियन सिटीज। ओके, नाउ मूव ऑन। इसलिए आपको ये क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन कौन सी सिटी है जिसको डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, सेकंड मोस्ट नॉइस पॉल्यूटेड सिटी, तो हो गया बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मुरादाबाद। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट एज पर रिसेंट गवर्नमेंट डाटा विच स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ODF। ODF क्या है? ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेज इन द कंट्री एज ऑफ 2022, ठीक है। गवर्नमेंट की डाटा के हिसाब से कौन सी स्टेट है, कौन सी हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट है जिनमें जो विलेजेस हैं वो ODF प्लस फ्री हो गई हैं, ठीक है। सो दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी गुजरात एंड डी महाराष्ट्र। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तेलंगाना हैज बीन डिक्लेयर्ड एज, ठीक है। मैं पहले आपको बता देता हूं कि टोटल कितनी 50,000 ODF प्लस विलेजेस हैं, ठीक है, 50,000 ODF ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस हैं और ये किसने अनाउंस किया है? गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना ने टॉप किया है, तेलंगाना ने टॉप किया है विद 13,960 ODF प्लस विलेजेस, तमिलनाडु फॉलोड बाय तमिलनाडु विद 11,477 एंड मध्य प्रदेश थर्ड पोजीशन पे रहा 3,849। ओके, इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि एन ODF प्लस विलेज इज वन दैट सस्टेन इट्स ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस, ठीक है। ODF प्लस विलेज ऐसे विलेज है जिनका स्टेटस क्या है? ओपन डेफिकेशन फ्री है, ठीक है, जो ओपन डेफिकेशन फ्री है। ओके, स्वच्छ भारत अभियान का आपको यही मोटिव था, ओपन डेफिकेशन हम फ्री हो जाए, ठीक है। तो ऐसे स्टेट जो कि ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस अचीव किए हैं, जिसमें सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत ही अच्छा तरीका हो, ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका हो। ओके, जो भी सॉलिड है, वेस्ट, जो भी वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट है उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर मैनेज किया जा रहा है। ओके, और विजुअली क्लीन होना चाहिए। सो उस स्टेट को, उस विलेज को, उस सिटी को क्या किया जाएगा? ODF प्लस विलेज डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिसमें तेलंगाना ने टॉप किया और तमिलनाडु फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। नाउ इसका मैं आपको क्लियर कर दिया, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तेलंगाना। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इंडियाज फर्स्ट एवर लाइन साइटनिंग ऑफ रफ टूथ डॉल्फिन, जिसको साइंटिफिक नेम क्या दिया गया है? एस्टीनियो ब्रेडानेनेसिस, ठीक है, एस्टीनियो ब्रेडानेनेसिस हैज बीन रिपोर्टेड इन विच स्टेट? यूटी, ठीक है, किस स्टेट? यूटी में इसको रिपोर्ट किया गया है, मतलब कि देखा गया है। ओके, दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ए केरला, बी लक्षद्वीप, सी गोवा एंड डी महाराष्ट्र। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको लक्षद्वीप में देखा गया है, जिसमें से लक्षद्वीप की एक इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक टीम बनाई गई थी, जिसको नाम क्या था? मैरीन मैमल्स रिसर्चर्स, ठीक है, मैरीन मैमल रिसर्चर्स की एक टीम बनाई गई थी। वो कहां की थी? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन लक्षद्वीप की थी, जिन्होंने क्या देखा? फर्स्ट एवर लाइव साइटिंग्स ऑफ रफ टूथ डॉल्फिन्स, ठीक है, जिसको साइंटिफिक नेम क्या है? जिसका साइंटिफिक नेम है एस्टीनियो ब्रेडानेनेसिस, ठीक है, एस्टीनियो ब्रेडानेनेसिस कहां देखा गया है? इंडियन वाटर में हमें देखने को मिला है, ठीक है। ड्यूरिंग देयर डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग सर्वे, ठीक है, जो उनके जो मॉनिटरिंग सर्वे चल रही थी, डाइवर्सिटी की जो सर्वे चल रही थी, उसमें क्या देखा गया कि जो मैराइन मैमल्स रिसर्च टीम्स हैं, उन्होंने देखा कि जो स्पीसीज कहां पर पाई गई है? चेरिया पानी में, ठीक है, चेरिया पानी और करावती में, बाद में करावती में भी हमें देखने को मिला, और ये जो स्पीसीज हैं ये चेरिया पानी और करावती में हमें देखने को मिली। ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां ये स्पीसीज पाई गई है। ये चेरिया पानी में और करावती में हमें ये स्पीसीज देखने को मिली, ये एक सर्वे के दौरान हमें पता चला। ओके, कहां की ये टीम थी? लक्षद्वीप, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट लक्षद्वीप की ये टीम थी, मैराइन मैमल रिसर्च टीम्स थी। ओके, सो होप इसमें आपको क्वेश्चन पता चल गया। आंसर इसका बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लक्षद्वीप की है। इसका आपको नाम याद रखना है, एस्टीनियो ब्रेडानेनेसिस, ठीक है, एस्टीनियो ब्रेडानेनेसिस इस डॉल्फिन का नाम है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव
2022 was inaugurated in which Indian state UT? ओके 2022 का राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है किस इंडियन स्टेट यूटी में? क्वेश्चन का मतलब ये है, आपके सामने ये रहा ऑप्शन 4, ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात एंड डी उत्तर प्रदेश। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको रिसेंटली कहां इनॉग्रेट किया गया है? आंध्र प्रदेश में इसको इनॉग्रेट किया गया है और इट कम्स अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव के अंदर राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 को इनॉग्रेट किया गया। कहां पर? आंध्र प्रदेश में, बाय द गवर्नर बिश्वाभूषण हरिश्चंद्र। ठीक है, बिश्वाभूषण हरिचंद्र के द्वारा हरिचंदन के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। सो यहां पर आपको दो इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी। ठीक है, पहला तो ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया? आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया। दूसरा, आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? ठीक है, पहला तो आपको ये पता चल गया कि ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। दूसरा आपको क्या पता चला कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो बिश्वाभूषण हरिचंदन। ठीक है, बिश्वाभूषण हरिचंदन जी ये गवर्नर है किसके? आंध्र प्रदेश के। ये भी साथ साथ लिख लीजिएगा। ओके, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव इज फ्लैगशिप फेस्टिवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, किसका? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का क्या है? फ्लैगशिप फेस्टिवल है ये, जिसका मेन मकसद क्या आता है? टू प्रिजर्व, टू प्रमोट एंड पॉपुलराइज द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है, जितनी भी रिच कल्चरल हेरिटेज है इंडिया की, उसको क्या करना? प्रिजर्व करना, ठीक है, प्रमोट करना और पॉपुलराइज करना, जिसका मेन मकसद यही होता है। ठीक है, सो आपको पता चल गया राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का मेन मकसद क्या है? टू प्रिजर्व, प्रमोट एंड पॉपुलराइज द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को ऑर्गेनाइज कराया गया था कब? 2015 में। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्चुअली 2 बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, एसएससी सीजीएल में भी पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। ओके, तो आपको याद रखना है, करंट अफेयर्स आपको याद रखने हैं कि फर्स्ट राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 2015 में ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, सो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश में अभी रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया है और इसका मेन मकसद क्या है? टू प्रिजर्व, टू प्रमोट और टू पॉपुलराइज द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।